Hello student. So I am going to start your second lecture, that is the basic property of charge. So I am writing lecture 2. Okay. पहले लेक्चर में थोड़ा सा हम रिवीजन कर लेते हैं कि पहले लेक्चर में हमने क्या क्या देखा था। तो याद होगा पहले लेक्चर में जो सबसे पहला टॉपिक हमने स्टडी किया था वो स्टूडेंट था इलेक्ट्रोस्टैटिस्टिक्स। फिर उसके बाद जो सेकेंड टॉपिक हमने पढ़ा था पहले लेक्चर में वो इलेक्ट्रिफिकेशन। फिर तीसरा जो है वो चार्ज हमने देखा था। फिर यूनिट ऑफ चार्ज था स्टूडेंट, यूनिट ऑफ चार्ज। फिर जो है इलेक्ट्रोस्कोप। ये टॉपिक हम पहले लेक्चर में डिस्कशन किए, इलेक्ट्रोस्टेट, इलेक्ट्रिफिकेशन, चार्ज, यूनिट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रोस्कोप। रिवाइज करवाते हैं वन बाय वन, थोड़ा हल्का फुल्का हम जान लेते हैं। अब ये इलेक्ट्रोस्टेट में हमने क्या बताया था, क्या होता है इलेक्ट्रोस्टेट स्टूडेंट? इलेक्ट्रोस्टेट फिजिक्स का एक ऐसा ब्रांच होता है जिसमें हम चार्ज के प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, और वो भी चार्ज हमारा किस कंडीशन में होता है? रेस्ट कंडीशन में। क्लियर है? इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है? नेचर में देखा ये गया कि कुछ ऐसे सबस्टांस हैं जिनको कि अगर हम रब करते हैं एक दूसरे से तो उनमें एक प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, जिससे कि वो छोटे छोटे लाइटर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ क्या करना शुरू कर देते हैं? अट्रैक्ट करना शुरू कर देते हैं। तो आखिर में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टी डेवलप हो रही है रब करने के बाद जिससे वो लाइटर ऑब्जेक्ट को अपने तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं? उस प्रॉपर्टी को हम बोले कि चार्ज। ऑब्जेक्ट को बोले कि ऑब्जेक्ट हमारा इलेक्ट्रिफाइड है, और उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इलेक्ट्रिफिकेशन। उसके बाद हम स्टूडेंट चार्ज देखे थे। अब इस इलेक्ट्रिफिकेशन का हम एक दो एग्जांपल भी बताते रहे हैं जो पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा है। वो पहला था जैसे काम्ब को अगर ड्राई हेयर से हम गुजारें तो काम्ब में जो है प्रॉपर्टी डेवलप हो जाती है, यानी काम्ब इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है। ऐसे ही ग्लास रॉड को सिल्क क्लॉथ और प्लास्टिक रॉड को हम कैट फॉर से देखे थे। क्लियर है? उसके बाद चार्ज के बारे में अगर हम बात करें तो चार्ज को डिफाइन करने के लिए कितने तरह के होते हैं चार्ज ये, और फिर जो है यूनिट जानने के लिए हम एक्सपेरिमेंट किए थे। क्लियर है? और उसके बेसिस पे हमने जो है चार्ज को डिफाइन किया। उसके बाद इलेक्ट्रोस्कोप, ये ऐसी डिवाइस थी जिसमें कि हम चार्ज को मेजर करते हैं या चार्ज को डिटेक्ट करते हैं। क्लियर है? तो ये जो है तब हमारा किसमें हम लोग पढ़े थे, जरा बता दीजिए। ये लेक्चर 1 में हम लोग देखे थे, यानी इट इज सीन इन लेक्चर 1। देखिए हमारा सिंपल सा मानना ये है कि फिजिक्स को हमें पढ़ना नहीं है, देखना, करके देखना और समझना है। क्लियर है कि नहीं? ऐसा नहीं है कि बुक उठाया और जो है हम रट लिए, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। फिजिक्स में जितना हो सके उतना जो है कि चीजें मतलब समझनी चाहिए, अंडरस्टैंडिंग जरूरी होता है फिजिक्स के। मैं प्रयास करता हूं कि चीजें जो है समझ में आए, सरल बने, ताकि दिक्कत ना हो कंसेप्ट लेने में फिजिक्स से। ओके, तो जब भी फिजिक्स आप पढ़ें तो टॉपिक से रिलेटेड जो भी हमारा एग्जाम्पल होता है उसको आप जरूर देखें। एग्जाम्पल बहुत जरूरी होता है फिजिक्स में, तो ये ध्यान रखते हुए हम आगे चलें। खैर ठीक है, हम आते हैं सर। तो पहले लेक्चर में याद होगा कि बहुत ज्यादा हम डिस्कस किए थे चार्ज के बारे में एक एक्सपेरिमेंट करके। अब हम फिर जो है उसी एक्सपेरिमेंट को हम रिवाइज कर रहे हैं, और उस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। कौन कौन सी जो है चार्ज हमारी प्रॉपर्टी क्या कर रही है? जनरेट कर रही है। क्लियर है? तो हम यहाँ पे जो है लिख रहे हैं एक एक्सपेरिमेंट, यानी आपका ये यहाँ लिख दे रहे हैं एक्सपेरिमेंट। हम एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं, और इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे ही जो है हम प्रॉपर्टी ऑफ चार्ज को क्या करेंगे? डिफाइन करेंगे। बात को समझे? जैसे
लेट अस सपोज हमारे पास दो ग्लास रड है और दो सिल्क क्लॉथ है। क्लियर है? एक ग्लास रड को हम एक सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं और दूसरे ग्लास रड को दूसरे सिल्क क्लॉथ के साथ क्या कर रहे हैं? रब कर रहे हैं। क्लियर है? और दोनों को अलग अलग पुटअप कर रहे हैं, जैसे कि हम यहाँ दिखा रहे हैं। लेट अस सपोज कि ये आपका ग्लास रड है, यानी ये आपका पहला ग्लास रड है और ये आपका क्या है जरा बता दीजिए? सिल्क क्लॉथ है, यानी इट इज योर सिल्क क्लॉथ और ये जो है आपका क्या हो गया? ग्लास रड। ये भी आपका पहला जो है सिल्क क्लॉथ हुआ। फिर हम यहाँ पे दूसरा ग्लास रड ले रहे हैं, सेकेंड ग्लास रड हो गया और ये आपका जो है सेकेंड सिल्क क्लॉथ हो गया। क्लियर है? अब इन दोनों को हम आपस में रब कर रहे हैं, तो ये हम यहाँ लिख रहे हैं रब करने के बाद हम यहाँ पे एक ग्लास रड को रख रहे हैं और सिल्क क्लॉथ को हम यहाँ पुटअप कर रहे हैं। क्लियर है? लाइकवाइज इन दोनों को भी हम रब कर रहे हैं और रब करने के बाद इस ग्लास रड को जो है हम यहाँ पुटअप कर रहे हैं, यानी ये भी हमारा क्या है? ग्लास रड और सिल्क क्लॉथ को हम, यानी ये पहला ग्लास रड और ये आपका दूसरा ग्लास रड है। पहला सिल्क क्लॉथ और ये दूसरा। ये हम लिख दे रहे हैं कि ये क्या है? ग्लास और ये भी क्या है? ग्लास रड और ये आपका सिल्क क्लॉथ और ये सिल्क क्लॉथ। तो ये हम एक सिंपल एक्सपेरिमेंट किए हैं। अब हम जो है ऑब्जर्वेशन देखते हैं कि क्या हम जो है ऑब्जर्व कर रहे हैं। ये करने के बाद तो जब रब करने के बाद इस ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से और इस ग्लास रड को सिल्क क्लॉथ से पास पास रखते हैं तो देखा ये जाता है स्टूडेंट कि दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? रिपल कर, यानी ये जो है इधर और ये जो है इधर फोर्स अप्लाई कर रहा है एक दूसरे पे ग्लास रड, यानी यहाँ इन दोनों के बीच क्या काम करने लगता है? एक रिपल्सन फोर्स काम करने लगता है। लाइकवाइज इन दोनों सिल्क क्लॉथ के बीच भी एक फोर्स ऑफ रिपल्सन काम करना शुरू कर देता है, यानी यहाँ पे भी जो है रिपल्सन फोर्स जनरेट हो जाता है। लेकिन जब इसी एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पे एक ग्लास रड पुटअप करते हैं और यहाँ पे जो है एक सिल्क क्लॉथ पुटअप करते हैं, जैसे ये आपका जो है ग्लास रड हो गया और ये आपका जो है सिल्क क्लॉथ हो गया, तो यहाँ पे हम देखते हैं इस केस में कि ये एक दूसरे को क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं, यानी इनके बीच जो है एक अट्रैक्शन फोर्स जनरेट हो रहा है। अब तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन रहा। अब हम अगर हम कंक्लूजन देखें तो कंक्लूजन क्या निकाल सकते हैं? ध्यान से देखिए। कंक्लूजन स्टूडेंट हम ये निकाल सकते हैं कि जब ग्लास रड को हम सिल्क क्लॉथ के साथ रब कर रहे हैं तो इस दोनों ग्लास रड पे एक एंटिटी डेवलप हो जा रही है, जिससे कि ये दोनों एक दूसरे को रिपल करना शुरू करते हैं। लाइकवाइज इस सिल्क क्लॉथ पे भी एक एंटिटी डेवलप हो जा रही है, जिससे कि दोनों एक दूसरे को क्या करना शुरू कर दे रहे हैं? रिपल करना शुरू कर दे रहे हैं। यहाँ इन दोनों पे जो एंटिटी डेवलप हो रही है ग्लास रड पे वो सेम नेचर की है, क्योंकि यहाँ भी ग्लास रड है, यहाँ पे भी ग्लास रड है, तो दोनों पे सेम नेचर की एंटिटी डेवलप हो रही है। यहाँ पे भी एंटिटी क्या है? सेम, यानी सेम एंटिटी के बीच फोर्स ऑफ रिपल्सन काम कर रहे हैं रब करने के बाद। ऐसे ही यहाँ एक ग्लास रड और यहाँ सिल्क क्लॉथ रखें तो नेचर चेंज हो गया, यहाँ अट्रैक्शन काम कर रहा है। इसका मतलब ये है कि जो एंटिटी है वो दो तरह की है, इन दोनों पे एंटिटी अलग अलग है और दोनों एक दूसरे के क्या है? अपोजिट। तो हम इस बेसिस पे निकालते हैं कि चार्ज जो है दो तरह का होता है, और यहाँ चूंकि ये ग्लास रड है तो ग्लास रड पे हम वही बोल दिए कि जो चार्ज होता है वो पॉजिटिव, और सिल्क क्लॉथ पे क्या होता है जरा बता दीजिए? निगेटिव चार्ज होता है। यानी सेम नेचर ऑफ चार्ज के बीच रिपल्सन फोर्स काम करता है,
जैसे यहाँ भी ग्लास स्टड है, यहाँ भी ग्लास स्टड है, तो नेचर सेम है बॉडी का, चार्ज का भी नेचर सेम है, जो इनकी इस पे डेवलप होगी तो यहाँ रिपल्सन फोर्स काम करेगा। लाइकवाइज यहाँ सिल्क क्लॉथ, यहाँ पे भी काम कर रहा है रिपल्सन, क्योंकि यहाँ पे भी नेचर क्या है, चार्ज का सेम है। बट यहाँ एक ग्लास स्टड है बाबू और यहाँ सिल्क क्लॉथ, यहाँ नेचर अपोजिट है, तो यहाँ पे क्या काम कर रहा है, अट्रैक्शन काम कर रहा है। यानी इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे हम क्या कंक्लूजन निकालते हैं, कंक्लूजन ये निकालते हैं स्टूडेंट कि सेम नेचर चार्ज के बीच रिपल्सन फोर्स काम करता है और अपोजिट नेचर चार्ज के बीच क्या काम करता है, अट्रैक्शन काम करता है। तो ये जो है हमारा एक्सपेरिमेंट हुआ, यानी पहली जो प्रॉपर्टी होती है चार्ज की स्टूडेंट, वो क्या होती है जरा बता दीजिए। पहली प्रॉपर्टी होती है, इसको हम मिटा रहे हैं और प्रॉपर्टी हम लोग डिस्कस करेंगे। इस एक्सपेरिमेंट के बेसिस पे देखिए, जब भी हमें कुछ डिफाइन करना है तो उसके लिए हम पहले देखेंगे करके, तभी जाके जो है हम कुछ बोलेंगे, कंक्लूजन निकालेंगे। तो इसीलिए हम ज्यादातर जोर देते हैं कि जहां कहीं भी फिजिक्स एक सिस्टमेटिक वे के रूप में दिखाया जा सके, दिखाते हैं, जैसे एक्सपेरिमेंट, ऑब्जर्वेशन और कंक्लूजन, ताकि स्टूडेंट होता हुआ दिखे और समझे। तो हम जो है पहला प्रॉपर्टी यहाँ पे क्या लिखेंगे, पहला प्रॉपर्टी है कि सेम नेचर ऑफ चार्ज, सेम नेचर ऑफ चार्ज अट्रैक्ट रिपल टू ईच अदर, सेम नेचर ऑफ चार्ज रिपल टू ईच अदर। कहने का मतलब ये है कि अगर यहाँ प्लस की चार्ज आपने रखा, यहाँ प्लस की चार्ज आपने रखा, तो ये इसको इस पे इधर फोर्स, ये इसको इस पे इधर फोर्स अप्लाई करेगा और दोनों के बीच जो है क्या काम करेगा, रिपल्शन। ऐसे ही ये माइनस क्यू चार्ज है, ये माइनस क्यू चार्ज है, तो ये इसको इधर और ये इसको इधर, यानी यहाँ पे भी क्या काम करेगा, रिपल्सन। लेकिन जो अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज होता है, यानी अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज, अपोजिट नेचर ऑफ जो चार्ज होते हैं वो क्या करते हैं स्टूडेंट, अट्रैक्ट करते हैं, अट्रैक्ट टू ईच अदर, यानी वो एक दूसरे को क्या करेंगे। कहने का मतलब क्या है कि यहाँ पे अगर हम प्लस क्यू चार्ज रखें और यहाँ पे माइनस क्यू चार्ज रखें, तो ये इसको अपने तरफ इधर और ये इसको अपने तरफ इधर, यानी यहाँ पे जो काम करेगा वो क्या काम करेगा, अट्रैक्शन। तो चार्ज की पहली प्रॉपर्टी है कि सेम नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपल करते हैं, और अपोजिट नेचर ऑफ चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। अब दूसरा जो क्वेश्चन एराइज होता है कि चार्ज एक नया एंटिटी था हमारे लिए, जो कि अभी हम एक्सपेरिमेंट में देखे हैं। दो बॉडी को जब रब करते हैं तो हमारा जो है वो एंटिटी डेवलप हो रहा है, क्लियर है। उस एंटिटी को हम क्या बोले, चार्ज बोले। एक्चुअली में होता क्या है कि पिछले लेक्चर में जब आप वो लोग देखोगे तो हम बताए थे कि जब दो बॉडी को रब किया जाता है तो एक बॉडी से इलेक्ट्रॉन दूसरे बॉडी पे क्या होता है, ट्रांसफर होता है, यानी इलेक्ट्रॉन का जो है ट्रांसफर एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे होता है। जब इलेक्ट्रॉन का एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर होता है तो एक बॉडी पे इलेक्ट्रॉन एक्सेस हो जाता है, दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन कम रहता है। कहने का मतलब क्या है, देखिए फिगर में, ये मान लो ए और ये मान लो बी, दोनों को क्या कर रहे हो जरा बता देना, रब कर रहे हो यहाँ पे। तो ए और बी, बी से उठ के इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा, ए पे जाएगा, तो ए हमारा क्या हो जाएगा, निगेटिव, बी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी यहाँ पे चार्ज अब डेवलप हो गया, पहले इन दोनों पे चार्ज नहीं था। चार्ज क्यों डेवलप हुआ स्टूडेंट, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है एक बॉडी से दूसरे बॉडी में। तो इलेक्ट्रॉन जब भी जाएगा तो नंबर के रूप में जाएगा, इसीलिए जो चार्ज होती है हमारी, जो नई एंटिटी हुई, वो कौन सी क्वांटिटी होती है जरा बता दीजिए, स्केलर क्वांटिटी। और ये कहीं भी किसी भी बॉडी पे जो है भेजा जा सकता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर किया जाता है, लेकिन एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे। यानी सेकेंड जो प्रॉपर्टी हमारी होगी,
वो ये होती है कि चार्ज इज ए विच क्वांटिटी स्टूडेंट टेल मी? चार्ज इज ए स्केलर क्वांटिटी। क्यों स्केलर क्वांटिटी होते हैं? क्योंकि यहाँ पे हम लिख देते हैं ट्रांसफरेबल, यानी ये ट्रांसफरेबल भी होते हैं। क्लियर है? बाद में देखेंगे क्वांटाइजेशन में। अभी देखिए दूसरी जो प्रॉपर्टी होगी वो ये होगी कि चार्ज एक कौन सा क्वांटिटी होता है? स्केलर क्वांटिटी। कहने का मतलब ये है कि चार्ज के पास ओनली क्या रहेगा बताइए? मैग्नीट्यूड रहेगा। मतलब लेटर सपोज यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, तो ये 5 कूलम, दूसरा चार्ज 8 कूलम, तीसरा चार्ज जो है 10 कूलम। इस तरह से है, मतलब एक चार्ज की डिस्क्रीट वैल्यू, या ऐसे कहें एक चार्ज की बहुत सारी वैल्यू हो सकती है। मान लीजिए पहला 5 कूलम है, दूसरा 8, 10, इस तरह से जो है अलग अलग चार्ज हैं, अलग अलग इनका मैग्नीट्यूड। तो चार्ज को हम हरदम मैग्नीट्यूड से रिप्रेजेंट करेंगे। क्लियर है? यहाँ 5, 8 और 10 ये नंबर है, और ये सी मतलब कूलम यूनिट। तो मैग्नीट्यूड स्टूडेंट दो ही चीजों से मिलकर बना होता है, एक न्यूमेरिकल पार्ट, दूसरा यूनिट। और चार्ज का यूनिट आप लोग जानते हैं बहुत अच्छी तरह से, क्या होता है? कूलम। दूसरा चीज कि ये तो चार्ज को रिप्रेजेंट करने का तरीका हो गया। दूसरा चीज जो है वो ये है कि जब चार्ज हमारा स्केलर क्वांटिटी हो गया तो वो सारे चार्ज लार्ज वैलिड होगा जो स्केलर क्वांटिटी करते हैं। यानी दूसरा हम देखेंगे स्टूडेंट कि एडिशन, सब्सट्रैक्शन एंड जो मल्टीप्लिकेशन होता है स्टूडेंट, मल्टीप्लिकेशन, चार्ज का एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन जो होता है इज सिंपली डन बाय अलजेब्राइक मेथड। उसको हम सिंपली अल्जेब्राइक मेथड आप लोग पढ़ चुके हो, उसमें कोई बताने, सिंपल जो मैथमेटिक्स हम सीखे हैं उसी से जो है एडिशन, सब्ट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन करेंगे। फिर भी हम बताते हैं, जैसे लेटर सपोज यहाँ पे 3 चार्ज हैं, जैसे एग्जांपल हम ले रहे हैं, 3 चार्ज, एक 5 कूलम है, दूसरा 6 कूलम है, -8 कूलम। अब इनको कोई बोले कि जोड़ो कितना होगा, तो अगर इनको ऐड करेंगे तो एडिशन कितना होगा स्टूडेंट? 5 कूलम प्लस 6 कूलम माइनस 8 कूलम, और ये कितने के बराबर हो जाएगा? 3 कूलम के। मतलब सिंपल जो है यहाँ मैथमेटिक्स हम अप्लाई करते हैं। दूसरा लेटर सपोज यहाँ पे Q1 बराबर 3 कूलम है और Q2 बराबर मान लीजिए 2 कूलम है। दूसरा एग्जांपल जो है हम ये ले रहे हैं, एग्जांपल 1, और दूसरा ये। कोई कहे Q1 और Q2 बताइए कितना होगा? मल्टीप्लाई करने के लिए बोले तो 3 कूलम इंटू 2 कूलम बराबर कितना हो जाएगा? 6 कूलम। यहाँ स्क्वायर होगा। क्लियर है? और ये मल्टीप्लिकेशन जानते हैं आप लोग, ये एडिशन मल्टीप्लिकेशन। फिर भी हम एक बार ये कर दे रहे हैं कि न्यूमेरिकल में कैलकुलेशन में कभी हेजिटेशन महसूस न हो, बेसिक क्लियर। तो जो सेकेंड प्रॉपर्टी होती है वो ये होती है कि चार्ज एक हमारा कौन सा क्वांटिटी होता है स्टूडेंट? स्केलर क्वांटिटी। अब हम चार्ज की तीसरी प्रॉपर्टी के बारे में देखेंगे, वो कौन सा प्रॉपर्टी होता है देखते हैं। तो जो तीसरी प्रॉपर्टी होगा स्टूडेंट, वो एडिटिव नेचर ऑफ क्या होता है? चार्ज होता है। यानी जो चार्ज होता है वो एडिटिव इन क्या होता है? नेचर होता है। तो देखते हैं तीसरा, एडिटिव नेचर ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। इसका मतलब क्या हुआ, हमें आराम से समझना है, ज्यादा जल्दीबाजी नहीं है।
देखिए चार्ज चूंकि स्केलर क्वांटिटी होता है, पीछे हम देख लिए हैं, तो जब ये स्केलर क्वांटिटी होगा तो सिंपल अलजेब्राइक मेथड हम यूज करेंगे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन के लिए। क्लियर है ना? तो अगर किसी भी बॉडी पे कलेक्शन ऑफ चार्ज है, यानी एक से ज्यादा अगर चार्ज है और कोई बोले कि बताइए टोटल चार्ज उस बॉडी पे कितना है, तो हम सिंपली अलजेब्राइक मेथड यूज करके सब इंडिविजुअल चार्ज को एक साथ क्या करेंगे, जोड़ेंगे, तभी जाके हमें टोटल चार्ज क्या होगा, मिलेगा उस बॉडी पे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो चार्ज होता है वो एडिटिव इन नेचर होता है। कलेक्शन ऑफ चार्ज अगर कहीं है तो हम सबको जोड़ेंगे, वही सिंपल अलजेब्राइक मेथड। अब ये जो चार्ज है एक से ज्यादा या नंबर ऑफ चार्ज है, तो वो एक बॉडी पे भी हो सकते हैं, एक रीजन में भी हो सकते हैं, स्पेस में भी हो सकते हैं। तो कहीं भी अगर टोटल चार्ज पूछता है किसी रीजन, स्पेस या किसी बॉडी पे, तो हम सबको एक सिंपल जो अलजेब्राइक मेथड है उसको यूज करके क्या कर देंगे स्टूडेंट, ऐड कर देंगे। यानी जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो क्या है बताइए? तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये है कि चार्ज इज एडिटिव, चार्ज इज एडिटिव इन नेचर। जो चार्ज होता है वो नेचर में क्या होता है, एडिटिव होता है। कहने का मतलब क्या है कि लेट अस सपोज, हम यहां पे लिख रहे हैं लेट Q1 Q2 Q3 dot dot Qn be charged on a body, यानी यहां एक बॉडी है और इस बॉडी पे जो है Q1 Q2 डॉट डॉट Qn चार्ज। तो अगर अब इस बॉडी पे टोटल चार्ज कोई पूछे तो कितना होगा, कहने का मतलब है वही हम लिखे हैं लेट Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट Qn बी चार्ज ऑन ए बॉडी। सो टोटल चार्ज ऑन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, यानी जो टोटल चार्ज होगा बॉडी पे स्टूडेंट, वो Q बराबर हो जाएगा, सब चार्ज को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। यानी ये हो जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3 प्लस Qn। क्लियर है? अब इसको हम समेशन के द्वारा जो है ऐड करते हैं। जोड़ने का काम आप लोग जानते हो, एक समेशन ऑपरेटर है वो करता है। यानी यहाँ पे एक हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ये समेशन ऑपरेटर है स्टूडेंट, i बराबर 1 to n और ये है Qi। ये समेशन ऑपरेटर है जो इन सबको एक साथ जोड़ रहा है। i 1 है यानी ये 1 से शुरू हो रहा है, कहां तक जा रहा है, n तक, यानी n। तो ये हमारा जो है Q हो गया, टोटल चार्ज ऑन बॉडी। इसी को बोलते हैं हम एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज, एडिटिव नेचर ऑफ चार्ज। क्लियर है? यानी चार्ज, जब कलेक्शन ऑफ चार्ज किसी बॉडी पे हो या किसी रीजन पे हो या किसी स्पेस में हो तो सबको हम जोड़ देते। क्लियर है? अब एग्जाम्पल देखते हैं इसका कि कैसे हमें ये अप्लाई करना है। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो बिताते हैं इसे। यहां पे एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल 1, लेट अस सपोज यहां पे एक बॉडी है, यहाँ पे एक बॉडी है, बॉडी पे जो है 2 कूलम 5 कूलम 6 कूलम चार्ज। तो टोटल चार्ज कितना होगा इस बॉडी पे, टोटल चार्ज ऑन बॉडी, ए लिख लेते हैं, इसको हम ए बोलते हैं। ये बराबर हो जाएगा Q A इज इक्वल टू 2 कूलम प्लस 5 कूलम प्लस 6 कूलम, मतलब ये हो जाएगा 13 कूलम। सिंपल देख रहे हैं ना कि हम जोड़ रहे हैं,
दूसरा एग्जाम्पल जो है, अगर यहाँ पे एक बॉडी बी है और यहाँ पे मान लीजिए कि 5 कूलम माइनस 6 कूलम 8 कूलम माइनस 12 कूलम चार्ज। अगर इस बॉडी पे कोई बोले कि टोटल चार्ज बताइए, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टोटल चार्ज ऑन बॉडी, टोटल चार्ज ऑन बॉडी बी, ये मान लीजिए बॉडी बी है, ये बराबर हो जाएगा क्यू बी, बराबर होगा क्या हो जाएगा बोले आप 5C, मतलब 5 कूलम प्लस माइनस 6 कूलम, फिर बोले आप प्लस 8 कूलम, फिर क्या होगा स्टूडेंट प्लस माइनस 12 कूलम होगा। अब इसको जब ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 5 कूलम माइनस 6 कूलम प्लस 8 कूलम माइनस 12 कूलम। क्लियर है? अब ये कितने के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, जरा बता दीजिए, -5 कूलम के। क्लियर है? तो इस तरह से हम एडिटिविटी जो है यूज करते हैं। तीसरा एग्जाम्पल जो है, कोई बोल दे कि 5 कूलम 6 माइक्रो कूलम 8 कूलम 9 माइक्रो कूलम को 8। तो स्टूडेंट इस तरह के अगर कहीं प्रॉब्लम आपको दिखे तो सबसे पहले जो है हम यूनिट सेम बनाते हैं। 11th में आप सीख कर आए हैं, फिर हम एक बार सिखा देते हैं, कोई नया नहीं है ये। तो जो है यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले यूनिट को हम सेम बनाएंगे जोड़ने के लिए, एडिशन के लिए। तो यहाँ कूलम है, यहाँ माइक्रो कूलम है, यहाँ कूलम है, यहाँ माइक्रो कूलम है। तो सबसे पहले माइक्रो कूलम को हम क्या करते हैं, कूलम में कन्वर्ट कर लेते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पे कन्वर्ट करिए तो ये हो जाएगा 5 कूलम 6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, 8 कूलम और 9 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6 कूलम, और फिर इसको जोड़ दें। तो ये एडिटिव नेचर ऑफ क्या हो गया, चार्ज। सो जो चौथी प्रॉपर्टी होगी चार्ज की, वो क्या होगी, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज में हम क्या देखेंगे, जैसे कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हम लोग पढ़ कर आए हैं, ठीक वैसा ही कंजर्वेशन ऑफ चार्ज है, लेकिन एक माइन्यूट डिफरेंस होगा। जैसे क्या होगा, जहां पे हम लोग करते हैं कि कंजर्वेशन थ्योरम ये बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी चार्ज का न तो निर्माण किया जा सकता है और न ही इसको डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। केवल हम चार्ज को एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे कहने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिफिकेशन क्या होता है, याद होगा, लेटर सपोज यहाँ पे दो बॉडी है, एक बॉडी आपकी ए और दूसरी बॉडी यहाँ पे क्या हो गई, बी। अगर हम इन दोनों बॉडी को रब करें, यहां पे हम इस दोनों बॉडी को क्या कर रहे हैं, रब कर रहे हैं, यानी रबिंग कर रहे हैं। तो ये आपका ए हो गया और ये लेटर सपोज क्या हो गया, बी हो गया। तो जब हम रब करते हैं तो जो इलेक्ट्रॉन होता है, याद होगा हम पिछले लेक्चर में बताए थे, तो जब दो बॉडी को एक दूसरे के साथ रब किया जाता है तो जो इलेक्ट्रॉन होता है एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या हो जाता है, ट्रांसफर हो जाता है। तो लेटर सपोज यहाँ बी से ए पे इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, आ रहा है। तो जब एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे इलेक्ट्रॉन आता है स्टूडेंट, तो इस बॉडी पे तो इलेक्ट्रॉन अधिक हो जाएगा और इस बॉडी पे इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यानी अगर हम बॉडी ए को देखें तो इस पे एक्सिस इलेक्ट्रॉन होंगे और यहां अगर हम बॉडी बी पे देखें तो डिफिसिट होगा, यानी ये ए और ये बी हो गया। इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए ये बॉडी क्या हो जाएगी, निगेटिव, और ये क्या हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी। इस तरह से यहां हम देख रहे हैं कि चार्ज को हमने क्रिएट नहीं किया, बल्कि एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे हमारा इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। इस तरह से यहाँ पे जो है चार्ज क्या हो रहे हैं, जनरेट हो रहे हैं। यानी जो है कि चार्ज को हम एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं।
और चार्ज को जनरेट हम नहीं कर सकते। कहने का मतलब ये है कि ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहा है जिससे ये बॉडी निगेटिव हो रही है और यहाँ से यहाँ पे पॉजिटिव जनरेट हो रहा है चार्ज, कहीं से बाहर से हम इलेक्ट्रॉन नहीं ला रहे हैं। इलेक्ट्रॉन बॉडी के अंदर खुद रहती है और वो फिर ट्रांसफर होती है एक बॉडी से दूसरे बॉडी, जिससे कि हमारी बॉडी एक निगेटिव, जहां डिफिसिट होता है वहां पे वो बॉडी क्या हो जाती है, पॉजिटिव हो जाती है। क्लियर है? यानी कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये बोलता है कि चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी। यानी चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड, चार्ज कैन नाइदर बी created nor be, charge can neither be created nor be destroyed, but it can be transferred, from one body to another body, from one body to another body। एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे क्या हो सकता है, ट्रांसफर हो सकता है। अब यहाँ पे देखते हैं चार्ज, यहाँ पे चार्ज नहीं है बॉडी ए पे, जीरो होगा, यहाँ पे भी चार्ज नहीं है, जीरो होगा। यानी टोटल चार्ज अगर हम यहाँ पे देखें तो जीरो होगा। यहाँ पे जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल कर आएगा उतना ही यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा, और जितना इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ निकल रहा है उतना ही प्रोटॉन यहाँ पे बढ़ेगा, यानी यहाँ पे भी उतना ही पॉजिटिव चार्ज होगा। दोनों को अगर हम सम ले तो नेट चार्ज इधर भी क्या हो जाएगा, जीरो। यानी किसी भी अगर हम आइसोलेटेड सिस्टम के बारे में बात करें, मतलब वो आइसोलेटेड अगर कोई बॉडी है वो दो या दो से अधिक चार्ज को कंटेन की रहती है, और अगर वो एक दूसरे से कांटेक्ट में आती है तो वहां चार्ज का रीडिस्ट्रीब्यूशन होता है, लेकिन टोटल अमाउंट ऑफ जो चार्ज होगा आइसोलेटेड सिस्टम के लिए वो हरदम क्या होगा, कांस्टेंट होगा। फॉर एग्जाम्पल लेट अस सपोज यहाँ पे एक आइसोलेटेड बॉडी है जिसमें दो चार्ज बॉडी ने कंटेन किया है। यहाँ पे आपका Q1 है, और या एक एग्जांपल हम ये 4 कूलम है और ये जो है 6 कूलम चार्ज, और ये एक आइसोलेटेड बॉडी। टोटल चार्ज इस केस में कितना होगा जरा बता दीजिए। जो टोटल चार्ज होगा वो बराबर होगा 6 कूलम प्लस 4 कूलम, कितना हो जाएगा, 10। लेट अस सपोज ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे हैं, तो चार्ज का क्या होगा, रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा। यानी कांटेक्ट में आने के बाद फिर ये अलग अलग हो जा रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों कांटेक्ट में आ रहे हैं और फिर जो है ये अलग अलग हो जा रहे हैं। तो ये आपका लेट अस सपोज 5 कूलम हो गया, ये आपका 5 कूलम। इस केस में भी अगर ये आइसोलेटेड सिस्टम का हम टोटल चार्ज निकालें, यानी जो टोटल चार्ज होगा वो कितना हो जाएगा, 5 कूलम प्लस 5 कूलम इज इक्वल टू 10 कूलम। यानी इस कंडीशन में भी जो देख रहे हैं, जब ये एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आए थे, बिफोर कंटेक्ट जो टोटल चार्ज है वो 10 कूलम है। आफ्टर कंटेक्ट जो टोटल चार्ज हो गया वो कितना हो गया, 10 कूलम। यानी टोटल जो चार्ज रह रहा है वो क्या रह रहा है 10। यानी एक आइसोलेटेड सिस्टम के लिए जो टोटल अमाउंट ऑफ चार्ज होता है वो क्या होता है, कांस्टेंट होता है। क्लियर है?
तो ये हमारा जो है कि कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, जिसमें कि टोटल चार्ज आइसोलेटेड सिस्टम के लिए कांस्टेंट रहेगा। क्लियर है? चार्ज को ना तो डिस्ट्रॉय किया जा सकता है और ना ही क्रिएट किया जा सकता है, इसको एक बॉडी से दूसरे बॉडी पे ट्रांसफर किया जा सकता है। जैसे यहाँ 4 था तो 5 कूलम हो गया, यहाँ 6 था तो 5 कूलम हो गया। क्लियर है? इसका एग्जाम्पल क्या है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज का? अगर हम देखें तो बहुत सारा एग्जाम्पल मिलता है। जैसे जो है न्यूट्रॉन न्यूक्लियस के अंदर डिवाइड होता है और वहां पे भी कंजर्वेशन ऑफ जो चार्ज होता है वो फॉलोड किया जाता है। तो एक एग्जाम्पल हम देख लेते हैं यहाँ पे। एग्जाम्पल अगर हम देखें तो क्या होगा? न्यूट्रॉन इज डिवाइडेड इनटू किसमें डिवाइड होता है? प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, पॉजिट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन होगा, प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। जितना प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होगा उतना ही इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज हो जाएगा, जिससे कि न्यूट्रॉन के पास कोई चार्ज नहीं होता। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे भी क्या किया जाएगा? फॉलोड किया जाएगा। क्लियर है? तो ये हमारा एक एग्जाम्पल। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज चौथी प्रॉपर्टी देखने के बाद अब किसी बॉडी पे कितना चार्ज जो है जनरेट हो रहा है, अमाउंट ऑफ चार्ज कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने के बाद, वो हमें देखना है। क्लियर है? यानी अब जो है अगला जो प्रॉपर्टी होगा वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज होगा। उसके पहले जो है हम देखेंगे इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। हम जानते हैं कि किसी भी एटम के 3 फंडामेंटल पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, जिसमें न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे हम इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज मानते हैं और प्रोटॉन को हम पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। क्लियर है? तो क्वेश्चन ये राइज होता है स्टूडेंट कि एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल प्रोटॉन पे कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होता है। ये तो हम जान रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, लेकिन कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा? क्लियर है? तो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल प्रोटॉन पे जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। कहने का मतलब ये है कि अमाउंट ऑफ चार्ज on single electron, amount of charge on single electron or single proton is known as electronic charge। क्लियर है? अब जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज जो होता है उसको हम किससे इंडिकेट करते हैं स्टूडेंट? ई से इंडिकेट किया जाता है। यानी जो इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है हम लिख देते हैं, उसको हम ई से इंडिकेट करते हैं। अब कितना होता है एक सिंगल इलेक्ट्रॉन या सिंगल प्रोटॉन पे चार्ज? तो जो अमाउंट ऑफ चार्ज होता है, यानी अमाउंट ऑफ चार्ज ऑन सिंगल इलेक्ट्रॉन, उसको हम माइनस ई से इंडिकेट करते हैं और ये बराबर होता है -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा? -1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और जो अमाउंट ऑफ चार्ज होगा सिंगल प्रोटॉन पे उसको हम प्लस ई से इंडिकेट करते हैं और ये बराबर होता है +1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। यानी ये
सिंगल इलेक्ट्रॉन के लिए है वैल्यू चार्ज की, और ये सिंगल प्रोटॉन की। क्लियर है? अब आखिरकार इसका यूज क्या है हम ये जानेंगे। क्लियर है? तो अब देखते हैं चार्ज कैसे किसी बॉडी पे क्या हो रहा है, जनरेट। तो 3 केस हम इसके लिए देखेंगे। वो क्या होगा देखते हैं। याद होगा तो हम बताए थे कि कोई भी मैटर किससे मिलके बना होता है स्टूडेंट? मैटर हमारा मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है, और मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है? एटम से। और एटम में क्या क्या होते हैं स्टूडेंट? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। क्लियर है? एटम में एक न्यूक्लियस होगा जिसमें न्यूट्रॉन और प्रोटॉन रहते हैं, और इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ डिफरेंट ऑर्बिटल में क्या करते रहते हैं? मूव करते हैं। यानी कोई भी अगर हमारा मैटर या बॉडी है तो वो एटम से मिलके बनी होगी। एटम में न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और डिफरेंट ऑर्बिटल में क्या होंगे? इलेक्ट्रॉन होते हैं। हर एक मैटर का कंस्ट्रक्शन ही हमारा जो होता है वो एटम से जुड़ा होता है। क्लियर है? तो केस 1, लेट अस सपोज कि ये हमारी बॉडी है, यानी बॉडी इज न्यूट्रल। बॉडी इस समय क्या है? न्यूट्रल। तो ध्यान से देखो, अगर ये बॉडी है तो बॉडी किससे मिलके बनी होती है? मॉलिक्यूल। मॉलिक्यूल किससे मिलके बना होता है? एटम से मिलके बना होता है। क्लियर है? यानी यहाँ पे छोटे छोटे हमारे एटम होंगे, बहुत सारा एटम होता है, बहुत सारा, और इसमें इलेक्ट्रॉन क्या करता रहेगा? मूव करता रहेगा। ये मान लीजिए न्यूक्लियस, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, ऐसे बहुत सारा जो है एटम होगा, छोटे छोटे एटम से मिलके बना होगा, जिसमें प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूक्लियस में इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ क्या करेगा? मूव करेगा। बॉडी न्यूट्रल है, इसका मतलब क्या है? देख, एक इलेक्ट्रॉन पे हम बताए थे जो वैल्यू होती है वो बराबर होती है -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। यानी एक इलेक्ट्रॉन इतना अमाउंट ऑफ चार्ज कंटेन करता है, और एक प्रोटॉन कितना करता है? E + 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। अब ये बॉडी न्यूट्रल, तो न्यूट्रल होने का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, जरा बता दीजिए। न्यूट्रल होने का मतलब ये है नो चार्ज, नो नेट चार्ज। नो नेट चार्ज का मतलब क्या हो गया? यहां से कंक्लूजन निकालेंगे हम। नेट चार्ज कब 0 होगा? जितना हमारा पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन है उतना ही हमारा पॉजिटिव चार्ज क्या है, जरा बता दीजिए। पॉजिटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है किसके? नंबर ऑफ किसके? प्रोटॉन के। अगर ये बॉडी हमारी क्या है? न्यूट्रल है, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा नंबर ऑफ प्रोटॉन के। ये हरदम हम देखें, जितने एटम में हम जानते हैं कि प्रोटॉन होता है उतना ही क्या होता है? इलेक्ट्रॉन होता है। इस तरह से एटम अगर हमारा न्यूट्रल है तो उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होगा किसके? नंबर ऑफ प्रोटॉन। सेकेंड केस हम देखते हैं कि सेकेंड केस में क्या देखते हैं, देखिए। सेकेंड केस यहां पे हम लिख रहे हैं, केस 2। क्या होगा अगर एक न्यूट्रल बॉडी को हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दें? कहने का मतलब ये है कि इफ n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन is given to a body, if n number of electron is given to a body, कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे एक बॉडी है, और ये कौन सी बॉडी है? अनचार्ज बॉडी। ये अनचार्ज का मतलब क्या है कि अभी जो है यहाँ पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन
नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है किसकी स्टूडेंट, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, जो पिछला केस में हमने देखा था, याद होगा आप सबको। अब अगर इस बॉडी को यहां पे इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर तो हमें जो है इस बॉडी पे चार्ज, नेचर और मास क्या होगा, या क्या क्या चेंजेज होंगे इलेक्ट्रॉन को देने के बाद, वो हमें देखना है। जैसे यहाँ पे यही बॉडी है, अब इस बॉडी को हम लेटर सपोज यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। ऐसे कहिए कि इलेक्ट्रोस्टेट यहीं से शुरू होता है, क्लियर है, और यहीं पे खत्म भी हो जाएगा अगर समझ जाएंगे तो। यहाँ पे जब हम इस बॉडी को एक इलेक्ट्रॉन देंगे स्टूडेंट, तो क्या होगा आप बताइए। जब बॉडी तो अभी हमारा जो है न्यूट्रल है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है नंबर ऑफ प्रोटॉन के, तो अगर एक इलेक्ट्रॉन देंगे तो वन इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। अब जब इस पे एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा तो चार्ज कितने के बराबर होगा, जरा बता दीजिए इस बॉडी पे। हम जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज होता है, यानी एक इलेक्ट्रॉन पे जो है निगेटिव चार्ज होता है, और वो चार्ज की वैल्यू कितनी के बराबर होती है, -1, यानी इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁹ कूलम फॉर 1 इलेक्ट्रॉन। क्लियर है। और प्रोटॉन के लिए हम E+ इंडिकेट करते हैं, और ये प्लस 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है फॉर 1 प्रोटॉन। क्लियर है। तो देखो, जब एक इलेक्ट्रॉन आप इसको दोगे तो इलेक्ट्रॉन पे निगेटिव चार्ज होता है, तो ये बॉडी क्या होगा, चार्ज हो जाएगा। और कितना अमाउंट ऑफ चार्ज होगा जरा बता दीजिए, तो -E के बराबर, जब हम एक इलेक्ट्रॉन दिए। ऐसे ही अगर हम दूसरा इलेक्ट्रॉन दे दिए फिर इस बॉडी को, तो अब कितने इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएंगे जरा बता दीजिए, 2 इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो जाएंगे, और चार्ज कितना हो जाएगा, -E। ऐसे ही अगर हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे तो कितना नंबर इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा, n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगा, इंक्रीज होगा, और चार्ज क्या हो जाएगा स्टूडेंट, -E कहां तक, n तक। यानी जो चार्ज हो जाएगा Q वो बराबर हो जाएगा -n × क्या हो जाएगा, E। यानी ये बॉडी जो है निगेटिवली क्या हो जाएगी, चार्ज हो जाएगी। यानी इस बॉडी का अगर हम आपसे नेचर पूछे तो नेचर आप क्या बताएंगे स्टूडेंट, जरा बता दीजिए। नेचर जो है आप बताएंगे कि बॉडी पे कौन सा चार्ज है, निगेटिव। यानी बॉडी जो है निगेटिवली क्या है, चार्ज, और इस पे जो चार्ज है वो कितने के बराबर है, -n × E के बराबर। क्लियर है। अब मास के बारे में हमने बताई कि इस बॉडी और इस बॉडी के मास में क्या अंतर है, क्योंकि ये बॉडी हमारी न्यूट्रल है और इस पे आप इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। क्लियर है। यानी अब जो है मास ऑफ बॉडी भी हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। तो मास ऑफ बॉडी ध्यान से देखिए, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे मास होता है और वो 9.1 × 10⁻⁻31 kg होता है इलेक्ट्रॉन का मास। तो जब हम बाहर से किसी बॉडी को इलेक्ट्रॉन देते हैं तो चूंकि इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इसका मास क्या होगा, बढ़ेगा, क्योंकि बाहर से आप यहाँ पे मास एक्चुअली में ऐड कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन के रूप। यानी इस बॉडी का मास क्या हो जाएगा, मास ऑफ बॉडी क्या हो जाएगा, वो इंक्रीजेज, बढ़ता है। और यहाँ पे मास कितना बढ़ेगा जरा बता दीजिए। तो जो मास होगा, मास इंक्रीज, वो बराबर हो जाएगा कैपिटल M = n × m e, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और एक इलेक्ट्रॉन का मास। क्लियर है। जो me कितने के बराबर होता है हम यहाँ पे लिख देते हैं, me बराबर होगा 9.1 × 10⁻⁻31 kg। यानी अगर किसी बॉडी को हम इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं तो बॉडी पे कौन सा चार्ज डेवलप होगा, निगेटिव चार्ज। क्लियर है। तो यहां जो है हम देख लेते हैं प्रॉपर्टी।
यहां से निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा वो हम लास्ट में रिमार्क के रूप में डिस्कस करें। अब जो है कि केस, अगला केस हम देखेंगे। केस 3, केस 3 में हम क्या देखेंगे कि अगर हम बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करें तो क्या होगा उस कंडीशन में स्टूडेंट। इफ मान लीजिए n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज विथड्रॉन फ्रॉम बॉडी। जब बॉडी से हम n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे तब क्या, तो यहां पे लेटा सपोज एक बॉडी, और ये कौन सी बॉडी है बता दीजिए, अनचार्ज बॉडी। अनचार्ज होने का मतलब जो है कि आप समझ गए होंगे। और यहां पे जो है हम यहां से इस बॉडी से एक इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव करना, तो अनचार्ज है, इसका मतलब ये है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर है किसके बताइए, नंबर ऑफ प्रोटॉन के। तो जब यहां से एक इलेक्ट्रॉन निकाल लोगे तो प्रोटॉन बढ़ जाएगा। कितना प्रोटॉन बढ़ेगा, एक प्रोटॉन बढ़ेगा, यानी 1 प्रोटॉन क्या हो जाएगा जरा बता दीजिए, 1 प्रोटॉन इंक्रीजेज। ऐसे ही अगर एक और इलेक्ट्रॉन आपने निकाल दिया तो कितना प्रोटॉन बढ़ जाएगा बॉडी पे, 2 प्रोटॉन बढ़ जाएगा। चार्ज कितना होगा स्टूडेंट जरा बता दीजिए बॉडी पे। तो जब बॉडी से एक प्रोटॉन निकाल रहे हो, सॉरी एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो, तो एक प्रोटॉन बढ़ रहा है, तो एक प्रोटॉन पे कौन सा चार्ज होता है, पॉजिटिव चार्ज। और कितना चार्ज होता है, तो प्लस ई के बराबर। जब 2 यहां से इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो 2 प्रोटॉन बढ़ेगा, तो ये हो जाएगा प्लस ई। और ऐसे ही अगर आप इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लीजिए तो कितना हो जाएगा, प्लस ई डॉट डॉट एन टाइम्स, यानी ये हो जाएगा प्लस एन इंटू क्या हो जाएगा, ये हो गया आपका चार्ज। यानी जब वो बॉडी से इलेक्ट्रॉन को रिमूव किया जाता है स्टूडेंट, तो बॉडी पॉजिटिवली चार्ज होती है, जैसा कि हम यहाँ पे देख। यानी नेचर क्या हो जाएगा स्टूडेंट बता दीजिए, नेचर क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और मास क्या होगा बता दें तो, घटेगा कि बढ़ेगा, तो मास यहाँ पे घटेगा। क्यों, क्योंकि यहाँ से जब इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हो तो मास की कमी हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन जब बाहर जाएगा तो, यानी जो मास होगा वो क्या होता है, डिक्रीज होता है। मास क्या होता है, डिक्रीज। क्लियर है। तो ये हमारा जो है 3 केस जो है बनता है। जो कि यहां पे हम देख। क्लियर है। अब आगे देखते हैं। याद होगा कि हम लिखवाए थे पिछले लेक्चर में या नोट्स में हम लिखे होंगे, निगेटिव चार्ज। तो जहां कहीं भी अगर कोई बोलेगा निगेटिव चार्ज, तो निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, कब कोई बॉडी निगेटिव होती है, जब हम बाहर से इलेक्ट्रॉन उस बॉडी को क्या करते हैं, देते हैं। यानी वहां पे इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, एक्सेस में होते हैं, प्रोटॉन से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होते हैं, तब बॉडी हमारी क्या होगी, निगेटिव होगी। यानी निगेटिव चार्ज का मतलब क्या होता है, एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जो कि हम पिछले लेक्चर में जो है बताए थे। और पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या होगा स्टूडेंट, यहाँ पे बता दीजिए। जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसमें क्या होगा, डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन उसमें घटता है और प्रोटॉन क्या होता है, बढ़ता है। तो एक निगेटिव और ये दूसरा पॉजिटिव। क्लियर है। तो ये हमारा जो है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज हुआ। अब आगे जो है देखते हैं। अब 5वीं जो प्रॉपर्टी हमें जाननी होती है स्टूडेंट, वो होता है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज।
यानी अब जो है हम लिखेंगे, यहाँ पे देखेंगे क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। तो लिख रहे हैं क्वांटाइजेशन ऑफ मतलब क्या होगा कि जो चार्ज जो हमारी होती है क्वांटाइज्ड होती है। फिजिक्स में जब आप आगे आएंगे तो देखेंगे कि बहुत सारी क्वांटिटी जो होती है वो क्वांटाइज्ड होती है। आप आएंगे क्वांटम मैकेनिक्स में तो आगे पढ़ेंगे, एनर्जी मोमेंटम जो भी हो आगे देखेंगे आप लोग, वो क्वांटाइज्ड होते हैं। तो क्वांटाइज्ड जो है वो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या होता है, तो इट स्टेट्स दैट कि किसी भी बॉडी पे जो चार्ज होता है वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज के, जो पीछे हम देखे हैं अभी। यानी द चार्ज ऑन ए बॉडी, इट स्टेट्स दैट चार्ज ऑन ए बॉडी इज एन integral multiple of electronic charge। यानी लेटेस्ट सपोज ये हमारी एक बॉडी है, तो इस बॉडी से हम क्या कर रहे हैं, इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहे हैं, रिमूव कर रहे हैं। तो इस पे जो हमारा चार्ज होगा, यानी इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अभी निकाल रहे हो, क्या हो जाएगा, प्लस इन ई। और ऐसे ही अगर इस बॉडी पे हम इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दें, तो अभी हम देखे हैं इस पे क्या हो जाएगा, Q बराबर माइनस एन इंटू ई। यानी जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे वो प्लस माइनस एन इंटू क्या होता है, ई। जहां यन हमारा क्या होता है, इंटीग्रल होता है या इंटीजर होता है। इंटीजर मतलब वही 1 2 3 so on। ये इंटीजर पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी आप ले सकते हो। तो प्लस माइनस इंटीजर। इनकी वैल्यू कभी भी फ्रैक्शन नहीं होगी, यानी ये कभी भी 1/2 3/5 इस टाइप का नहीं होगा। जब भी होगा हम यहाँ इन वो इंटीजर लेंगे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता। इलेक्ट्रॉन से छोटा पार्टिकल में इलेक्ट्रॉन को डिवाइड नहीं किया जा सकता है। जब भी किसी बॉडी पे आप इलेक्ट्रॉन देंगे तो 1 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे देंगे। ऐसा तो है नहीं कि आधा इलेक्ट्रॉन या आधा का आधा इलेक्ट्रॉन ऐसे दोगे। तो इसीलिए बोला जाता है कि जो चार्ज होता है किसी भी बॉडी पे वो इंटीग्रल मल्टीपल होता है इलेक्ट्रॉनिक चार्ज। जहां यन हमारा क्या होता है, इंटीजर होता है, और ये होता है नंबर ऑफ, इसको क्या बोलते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है? तो यही जो है हमारा क्वांटाइजेशन ऑफ क्या है, चार्ज। जैसे कहने का मतलब क्या है, हम देखते हैं आगे। जैसे लेटेस्ट सपोज कि ये एक बॉडी है और इस बॉडी को आप क्या कर रहे हो, इन इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू ए बॉडी। इन इलेक्ट्रॉन इज गिवन टू ए बॉडी, यानी इस बॉडी को आप इन इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, दे रहे हैं। तो जब इन इलेक्ट्रॉन इस बॉडी को दोगे तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, जरा बता दीजिए। चार्ज ऑन बॉडी बराबर होगा माइनस इन इंटू ई के। क्लियर है? जहां इन क्या है, 1 2 3 शो ऑन। नंबर ऑफ क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ऐसे ही अगर यहां पे इसको जो है हम केस में डिस्कस कर लेते हैं। अगर यहां पे एक बॉडी है, इस बॉडी से अगर इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हो, विथड्रॉ, यानी इन इलेक्ट्रॉन इज क्या हो जाएगा, विथड्रॉन, निकाल रहे हैं आप लोग। तो कहने का मतलब कुछ इस तरह से है, यहाँ से इन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है निकल रहे हैं
तो जो चार्ज होगा वो कितने के बराबर हो जाएगा स्टूडेंट, प्लस n इंटू ई, जहां n हमारा क्या हो जाएगा 1 2 3 so on, यानी ये इंटीजर होता है। तो क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज हमारा बताता है कि चार्ज जब भी होगी वो क्वांटाइज्ड होगी, एक डिफिनिट अमाउंट के रूप में बॉडी में दी जाती है, और वो डिफिनिट अमाउंट क्या होता है, वही इलेक्ट्रॉनिक चार्ज होता है, जो बराबर होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर स्टूडेंट? तो ये हमारी पांचवी प्रॉपर्टी होती है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, और इस पे हम न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि ये दोनों जो है क्लियर हो जाए। एक एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। एग्जाम्पल क्या होगा स्टूडेंट, देखिए पहला हम लिख रहे हैं, इफ 500 इलेक्ट्रॉन is given to a body, find charge in nature। तो इस समय ये बॉडी है और इस बॉडी को कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन दे रहे हो, 500। सबसे पहले न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हम एक डायग्राम बना लेते हैं। फिजिक्स में पूरी प्रॉब्लम जो है डायग्राम से ही सॉल्व हो जाएगी, अगर बढ़िया डायग्राम आप बनाते हो न्यूमेरिकल के बेसिस पे। ये एक बॉडी है और इस बॉडी को आप कितना इलेक्ट्रॉन दे रहे हो जरा बता दो, 500, यानी जो यहाँ पे n की वैल्यू होगी वो क्या होगी 500। n जो है हमारा क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, याद होगा आप सबको। अब क्या पूछा है ये देखिए, तो चार्ज फाइंड आउट करना है और नेचर फाइंड आउट। तो जब आप इस बॉडी को इलेक्ट्रॉन दे रहे हो 500, तो चार्ज क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है, Q बराबर कितना होता है, n इंटू ई, और ये क्या होगा, निगेटिव होगा, ये हो जाएगा आपका -500 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। और नेचर क्या होगा स्टूडेंट, जब इलेक्ट्रॉन दे रहे हो तो इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, यानी जो नेचर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, नेगेटिव। वो होगा स्टूडेंट कि चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज इज इनवेरिएंट, चार्ज जो है वो हमारा इनवेरिएंट होता है। चार्ज इनवेरिएंट का मतलब ये होता है कि अगर हम चार्ज को किसी बॉडी पे दे रहे हैं और उस बॉडी को जो है स्पीड हम लाइट के स्पीड के कंपैरिजन में रखें, तो उस बॉडी के अमाउंट ऑफ चार्ज पे कोई भी अंतर नहीं होगा, यानी चार्ज स्पीड फ्रेम ऑफ रेफरेंस के स्पीड पे डिपेंड नहीं करती। क्लियर है? वो कांस्टेंट होगी, वो वेरी नहीं करेगी। तो इसीलिए हम कहते हैं कि चार्ज जो होता है वो हमारा क्या होता है, इनवेरिएंट क्वांटिटी होता है। क्लियर है? यानी अगर किसी बॉडी के पास मास है तो उसके पास चार्ज हो, यानी सातवां होगा चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड, चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास। क्लियर है? यानी अगर किसी भी बॉडी के पास चार्ज है, चार्ज बॉडी हैज मास, बट it is not necessary to have a charge for a mass। यानी चार्ज है स्टूडेंट,
तो ये कंपल्सरी होगा कि उसके पास क्या होगा, मास होगा। लेकिन अगर उसके पास मास है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास क्या होगा, चार्ज होगा। क्लियर है? तो ये हमारा जो है 7 प्रॉपर्टी है। क्लियर है? चार्ज इज ऑलवेज एसोसिएटेड विथ मास, charged body has mass but it is not necessary to have a charge for a mass। तो 7 प्रॉपर्टी हम देखते हैं। तो ये हमारी बेसिक प्रॉपर्टी अब क्या होगा,